हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान का जैव प्रक्रम कि ये हमारी तीसरी वीडियो है। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो पोषण होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो वहाँ पे जो पोषण है दो प्रकार के थे, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। तो विषमपोषी पोषण जो था उसके 3 प्रकार थे। यदि आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखें, तब ये वीडियो आपको समझ में आएगी। तो हमने वहाँ पे स्वपोषी पोषण में बताया था कि स्वपोषी पोषण का मतलब होता है कि ऐसे सजीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हों, किसी अन्य पे निर्भर नहीं करते हों, तो उनको बोलते हैं स्वपोषी पोषण। जैसे पौधे हो गया, नीले हरे शैवाल हो गए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो स्वपोषी पोषण होता है उसमें जो पौधे, यानी कि अगर पौधों को ले लिया जाए तो पौधे जो होता है अपना भोजन कैसे बनाते हैं। मतलब यहाँ पे हम बताएंगे कि जो मैंने आपको उदाहरण दिए थे स्वपोषी पोषण में, कुछ विषमपोषी पोषण में, कुछ सजीवों के बारे में जो भोजन बनाने के उनके तरीके के बारे में। जैसे पौधा हो गया, फिर इसके बाद हम अमीबा, पैरामीशियम, ये जो है विषमपोषी पोषण में आते हैं। और मनुष्य, ठीक है, उनके बारे में बताएंगे कि उनके पोषण कैसा होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ स्वपोषी पोषण में देख लेते हैं कि जो पौधे होते हैं उनमें पोषण कैसे होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो स्वपोषी पोषण होता है उसमें जो पोषण होता है वो होता है प्रकाश संश्लेषण के कारण, यानी कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि होती है, इसके कारण जो है वो अपना पोषण करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से, ठीक है, जिसमें जो स्वपोषी होता है बाहर से लिए पदार्थ को ऊर्जा के रूप में संचित कर लेता है। और ठीक है, जो स्वपोषी होता है, जो स्वपोषी सजीव होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण के कारण जो होता है पोषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है कि यह एक ऐसी क्रियाविधि है जिसमें सजीव बाहर से पदार्थ को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर ले, यानी कि अगर कोई बाहर से पदार्थ लेकर के उसको ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करके संचित कर लेता है, यानी कि रख लेता है, ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे वो अपने हर पार्ट में भेजता है। अगर हम पौधे को ले लें तो यहाँ पे पौधों में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि कैसे होती है वो यहाँ पे बताया गया है। देखिए, ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। यानी कि जो मैंने बताया है कि जो स्वपोषी पोषण होता है उसमें जो सजीव होता है वो कुछ पदार्थों को बाहर से लेकर के ऊर्जा के संचित रूप में परिवर्तित कर लेता है, यानी ऊर्जा के रूप में, ऐसे समझिए, ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर लेता है। तो वो क्या क्या है, वो पदार्थ क्या क्या है? तो वो पदार्थ जो है, यानी कि जो बाहर से लेता है, वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल। यानी कि जो पौधा होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल बाहर से लेकर के, ठीक है, बाहर से लेकर के सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में उसको बदल देता है, यानी कि ऊर्जा के रूप में एकत्रित कर लेता है। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे हमारे बॉडी के अंदर होता है कि हमने भोजन किया, पाचन कर लेते हैं, और उसके बाद हर पार्ट में धीरे धीरे ऊर्जा हम भेजते हैं। वही कार्य यहाँ पे पौधों के साथ भी होता है कि जब वो कार्बोहाइड्रेट तैयार हो जाएगा तो उसके बाद वो जहाँ पे जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उस हिसाब से धीरे धीरे जो है पौधा वहाँ पे ऊर्जा भेजता है। तो यहाँ पे एक अभिक्रिया होती है, ये देखिए 6CO2 + 12H2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में
क्या बन जाता है यहाँ पे, ग्लूकोज, यानी कि ये आपका कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। और अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन निकलता है और जल निकलता है, वही ऑक्सीजन जो पौधे फिर उत्सर्जित करते हैं, यानी कि ये तो उनका भोजन बन गया समझ लीजिए, यानी कि ये उनकी ऊर्जा के लिए हो गया। ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट इसको वो संचित कर लेते हैं, यानी कि अपने अंदर रख लेते हैं और उसके बाद धीरे धीरे हर पार्ट में भेजते हैं। अब ये जो होता है ऑक्सीजन और जल, ये इसको वो बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को भी बाहर निकालते हैं। जैसा कि आपको पता होगा पौधे जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो वही ऑक्सीजन हम लोग सांस के लिए लेते हैं। तो ये जो होता है ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं और जल को भी निकालते हैं, यानी कि जल भी बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये होती है जो आपकी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, यहाँ पे क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश उपस्थित होगा। इसके बाद क्या होता है, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन और जल बनता है। ठीक है, तो ग्लूकोज जो होता है उनको पौधे जो होते हैं वो अपने पास रख लेते हैं और ऑक्सीजन और जल को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुछ घटनाएं होती हैं, यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उस दौरान कुछ यहाँ घटनाएं देखी जाती हैं। वो क्या क्या होती हैं, पहली घटना है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, यानी कि जो हमारा सूर्य का प्रकाश आता है वो किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है, क्लोरोफिल। पहले आप जानेंगे क्लोरोफिल क्या होता है। क्लोरोफिल जो होता है उसको हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। ठीक है, यानी क्लोरोफिल को हम सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखते हैं। जो इसी के कारण जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां हरी होती हैं, जो पत्तियां होती हैं पौधों की हरी होती हैं, वो क्लोरोफिल के कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होती हैं। तो जो पौधों की पत्तियां होती हैं उसमें कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो जैसे अगर ये आपकी पत्ती है, ठीक है, तो इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पे कुछ छिद्र पाए जाते हैं और उस छिद्र के दोनों तरफ जो है कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसमें कुछ हरे हरे बिंदु आकार के रहते हैं ऐसे। ठीक है, जो पौधे होते हैं उनमें कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन कोशिकाओं में कुछ बिंदु आकार के होते हैं, तो उनको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होता है आपका, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। उसको हम जो है सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, जो आपके क्लोरोप्लास्ट होता है उसको सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा जाता है। तो इस जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, यानी कि जब सूर्य का प्रकाश आता है उसको अवशोषित करता है, जिससे हमारी प्रकाश संश्लेषण की घटना संभव। अगर क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो ये प्रकाश संश्लेषण की घटना संभव नहीं है। ठीक है, फिर अगला है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, यानी कि जो क्लोरोफिल जब प्रकाश ऊर्जा को ले लेता है तो उसका रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, और जब रासायनिक ऊर्जा में बदलाव होता है तो वहाँ पे साथ ही में क्या क्या हो जाता है, ये जो आपका जल है, जल का जो अणु होते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन हो जाता है, यानी कि जो जल के अणु होते हैं उनका अपघटन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, जल के अणुओं का जो है अपघटन हो जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाता है और यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाता है। और फिर तीसरा स्टेप होता है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। तो यहाँ से जो है यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया होती है। जैसे मैंने आप लोग पढ़े होंगे कि आपका जो चैप्टर 1 है उसी में आपको मिला होगा अपचयन अभिक्रिया। अपचयन का मतलब होता है कि जब हाइड्रोजन जुट रहा हो, जब हाइड्रोजन जुट रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था कि ये जो जल है, जल के अणु दो भाग में हो जाते हैं, हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो ये तो हमारा ऑक्सीजन मिल गया, लेकिन ये हाइड्रोजन क्या होता है, इसके साथ जाके जुड़ जाता है, यानी कि इसका अपचयन हो जाता है, इसका जो है
अपचयन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हो जाता है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है तो ये आपका बन जाता है ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपके तीन चीज यानी कि तीन क्रियाएं होती हैं पूरे प्रकाश संश्लेषण के दौरान। पहली क्रिया होती है जो क्लोरोफिल है वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। दूसरी क्रिया होती है कि जब क्लोरोफिल प्रकाश को अवशोषित कर लेता है तो ये जो प्रकाश ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। तो जब रासायनिक ऊर्जा में वो बदलेगी तो क्या होगा वहां पे, तो उसी में साथ साथ ये जो आपका जल होता है उसका अपघटन हो जाता है, यानी कि जल जो है टूट जाता है दो भाग में, एक आपका ऑक्सीजन बन जाता है और हाइड्रोजन अलग हो जाता है। तो जो हाइड्रोजन इसमें से अलग होता है वही हाइड्रोजन जो है यहाँ पे आकर के जुड़ जाता है 6CO2 के साथ जुड़ जाता है। यानी कि तीसरा स्टेप क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हो जाता है, यानी कि उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है, तो ये आपका यहाँ पे ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रकाश संश्लेषण। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे कि ये जरूरी नहीं है कि तीनों स्टेप एक ही साथ हों, ये जरूरी नहीं होता है कि तीनों स्टेप लगातार हो जाए। कहने का मतलब है कि जैसे ये जरूरी नहीं होता है कि अगर पौधा कार्बन डाइऑक्साइड ले ले, जल ले ले, उसके तुरंत बाद ही यहाँ पे क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को लेकर के उसको कार्बोहाइड्रेट में बदल देगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मरुद भूमि के पौधे यानी कि जो मरुस्थली पौधे होते हैं वहाँ पे दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, इसके कारण वो दिन में जो है अपना रंध्र नहीं खोलते हैं। अब यहाँ पे आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या कौन से पार्ट से हमको क्या क्या वस्तुएं मिलती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको हाइड्रोजन लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, जल लेना है। ठीक है, तो कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड पौधे कैसे लेते हैं, जल कैसे लेते हैं, इसको मैं आगे बताऊंगा। तो रंध्र के द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है। तो वहाँ पे जो है दिन में जो मरुस्थली पौधे होते हैं वो दिन में रंध्र नहीं खोलते क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है। तो होता क्या है कि वो रात में रंध्र खोलते हैं और रात में ही आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल वो लेकर के रख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है वो रात में ही लेकर के रख लेते हैं। उसके बाद जब दिन में सूर्य का प्रकाश आता है तो क्लोरोफिल जो होता है सूर्य का प्रकाश ले लेता है और उसके बाद आगे की क्रिया ये संपन्न करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि स्टेप मतलब लगातार ही हो जाए। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रकाश संश्लेषण और इसको आप नोट भी कर सकते हैं। मैं आगे बता रहा हूँ कि पौधों के किस अंग से कौन कौन से पदार्थ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, यानी कि क्या क्या सामग्री आवश्यक है और पौधे जो होता है उसको कहाँ से लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या आवश्यक है, सबसे पहले आपका आवश्यक है सूर्य का प्रकाश। यानी अगर सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल यानी कि जो भी हमारी प्रकाश संश्लेषण की घटना होती है वो सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल के द्वारा ही होती है। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश लेते कहाँ से, वो दिन में सूर्य के माध्यम से लेते हैं और जो क्लोरोफिल होता है वो उसको अवशोषित करता है। क्लोरोफिल होता कहाँ है, यहाँ पे देखिए जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं इनमें कुछ हरा रंग पाया जाता है। ठीक है, ये कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में छोटे छोटे छिद्र हैं और इन छिद्रों में कुछ हरे रंग पाए जाते हैं। उन्हीं छिद्रों उस हरे रंग को ही हम क्लोरोफिल कहते हैं और ये क्लोरोफिल जो है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। यानी कि जब जो स्थलीय पौधे होते हैं वायुमंडल के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। जैसे कि हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो पौधे ले लेते हैं। जल जो है स्थलीय पौधे जल को जड़ के माध्यम से अपने जड़ से के माध्यम से मिट्टी से जल को अवशोषित कर लेते हैं। यानी कि मिट्टी से जो है जड़ के माध्यम से उसको अवशोषित कर लेते हैं जल को, जो जल इनको प्राप्त होता है। अब यहाँ पे देखेंगे ये तो क्लियर हो गया सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और जल वो लेते कैसे हैं
जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अगर वो वायुमंडल से बाहर से लेते हैं तो वो लेते कैसे हैं, तो जो पौधे होते हैं उसकी जो पत्ती होती है, ठीक है, उसमें रंध्र पाया जाता है। ये रंध्र, इसको बोला स्टोमाटा। तो ये जो रंध्र होता है, इस रंध्र के माध्यम से, यानी कि जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों की सतह पर कुछ छिद्र पाए जाते हैं, यानी कि पत्तियों की बाहरी जो भाग होता है उस पर कुछ छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें रंध्र कहा जाता है। और रंध्र का कार्य क्या होता है, रंध्र जो होता है अधिकांश गैसें, यानी कि जब आपका प्रकाश संश्लेषण होता है तो अधिकांश गैसों का आदान प्रदान जो है यहाँ रंध्र के माध्यम से होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है आपका, ये जो गैप है इसी को बोलेंगे रंध्र या छिद्र। यहाँ पे ये अधिचर्म कोशिकाएं होती हैं, यानी कि जो पत्ती है, पत्ती की पत्तियों की जो पत्ती होती है उसको सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो उसकी ऐसे संरचना होगी। तो ये सहायक कोशिकाएं हैं, ये सहायक कोशिका होती है और ये अधिचर्म कोशिका होती है इसके बाहर चारों तरफ, ठीक है। और इसके बाद ये जो होता है द्वार कोशिका होती है, यानी ये जो है ये आपका द्वार कोशिका होती है। तो जो द्वार कोशिका के बीच में कुछ गैप पाया जाता है, यानी कि ये आपकी दोनों द्वार कोशिकाएं हैं तो इसके बीच में कुछ छिद्र पाए, उसी को बोलेंगे रंध्र या छिद्र। और यहाँ से आपका जो है गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि अधिकांश गैसों का, ऐसा नहीं कर सकते पूरे गैसों का नहीं, क्योंकि कुछ गैसें जो है पौधे अपने जड़ तने आदि के माध्यम से भी ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादा गैस जो है वो रंध्र के माध्यम से ही ज़्यादा गैसों का आदान प्रदान होता है। यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो CO2 जो है इसी के माध्यम से अंदर जाता है और ऑक्सीजन जो मुक्त होता है इसी रंध्र से बाहर मुक्त होता है। इसके बाद क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल रंध्र द्वारा निकल जाता है। यानी कि जब वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, यानी कि यहाँ मैंने बताया था ना कि जो आपकी अभी पीछे प्रकाश संश्लेषण में वहाँ पे क्या क्या मुक्त हो रहा था, ऑक्सीजन मुक्त हो रहा था और H2O मुक्त हो रहा था। ऑक्सीजन और H2O जो है वहाँ पे मुक्त हो रहा था। तो O2 तो क्या है, रंध्र के माध्यम से निकला। उसी तरह से ये जो जल होता है, जल भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में इस रंध्र के द्वारा बाहर आ जाता है। कभी कभी देखेंगे कि अगर बारिश नहीं रहती है तभी पौधे से कुछ पानी गिरते हैं, तो वो जो पानी होते हैं इसी रंध्र से ही निकलते हैं, ठीक है। निकलते कैसे हैं कि ये जो रंध्र होता है वो हमेशा खुलता और बंद होता रहता है। जो रंध्र होता है हमेशा खुलता और बंद होता रहता है। तो जब कोई गैस या पानी ही मान लीजिए इस द्वार कोशिका पर आ जाता है, तो ये द्वार कोशिका जो होती है हमेशा फूलती और सिकुड़ती रहती है। तो जब यहाँ पे पानी अगर आ गया, मानते पानी का बाहर निकालना है, तो अगर पानी यहाँ पे आ जाता है तो ये जो द्वार कोशिका होती है वो फूल जाती है, जिससे यहाँ पे गैप बढ़ जाता है और पानी जो है वो बाहर निकल जाता है। और फिर जब पानी बाहर निकल जाएगा तो फिर ये जो है सिकुड़ जाएंगी। इसी तरह से ऑक्सीजन गैस निकालना है, तो जब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये कोशिकाएं जो है फूल जाती हैं, जिससे यहाँ से आपका गैप मिल जाता है और ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। फिर जब ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है तो ये क्या होती हैं, फिर सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। इसी तरह से वो वायुमंडल से जब कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, तो जब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं तो ये जो होता है खुल जाता है, और जब इनको कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध हो जाता है तो फिर अपने आप बंद हो जाता है। यानी कि ये जो आपका रंध्र होता है वो हमेशा खुलता और बंद होता रहता है, ठीक है। इसके अलावा भी पौधों को बहुत सारे जैसे बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है वो कहाँ से लेते हैं, वो मिट्टी से जड़ के माध्यम से उनको लेते हैं। यानी कि जितने भी अब उनको पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन की बहुत ही ज़्यादा पौधों को आवश्यकता होती है, तो वो अपने जड़ के माध्यम से मिट्टी से अवशोषित करते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे अमीबा में पोषण कैसे होता है। आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसको आप लिख भी सकते हैं और वीडियो को रोक के या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बैक करके सभी परिभाषाएं आप अच्छे से सुन सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि जो विषमपोषी पोषण, यानी अभी इसके पहले मैंने स्वपोषी पोषण का एक उदाहरण दिया कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो अपना पोषण करते हैं, कैसे करते हैं बताएं। अब हम बात करेंगे कि जो विषमपोषी पोषण में जो सजीव होते हैं
वो अपना भोजन कैसे करते हैं। अब जैसा कि हमने विषमपोषी पोषण में भी 3 पढ़े थे, ठीक है, तो वो जो है उनके भोजन करने के तरीके के आधार पे थे। जो वो भोजन करते थे यानी कि जो पोषण करते थे, पोषण करने के तरीके के आधार पे हमने जो विषमपोषी पोषण है उसको 3 भागों में बांटा है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि जो अंग हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मनुष्य का जो सजीवों का शरीर होता है वो कोशिका से मिलकर बना होता है। तो बहुत से सजीव ऐसे होते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं और बहुत से सजीव ऐसे होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं। तो जो बहुकोशिकीय होते हैं उनका क्या हो उनमें एक गुण होता है कि हर कार्य करने के लिए अलग अलग अंग विकसित होते हैं। जैसे कि मनुष्य हो गया, मनुष्य को हर कार्य करने के लिए अलग अलग अंग विकसित हैं। लेकिन जो एक कोशिकीय होते हैं तो उनमें हर कार्य करने के लिए अलग अलग अंग विकसित नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम वही देखने वाले हैं कि अगर एक कोशिकीय अपना पोषण कैसे करते हैं और बहुकोशिकीय अपना पोषण कैसे करते हैं। तो वहाँ पे आपके एनसीईआरटी में एक उदाहरण दिया गया है अमीबा में पोषण। तो जो अमीबा है वो एक कोशिकीय जंतु है, यानी कि उसको हर कार्य करने के लिए अलग अलग अंग विकसित नहीं है, एक ही अंग से सभी कार्य करने पड़ते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग मनुष्यों में पोषण पढ़ेंगे जो बहुकोशिकीय सजीव के लिए होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं अमीबा में पोषण कैसे होता है। ये देखिए, ये अमीबा की संरचना। अमीबा की कोई विशिष्ट संरचना नहीं है, ठीक है, कोई मेन संरचना नहीं है कि अमीबा कैसा होता है, कोई ऐसी बात नहीं है, किसी भी तरह से वो हो सकता है। ये अमीबा है, इसका केंद्रक है, इसके सामने यानी कि जब अमीबा के सामने उसका आहार होता है, यानी कि ये जो है आपका खाद्य कण है, यहाँ पे खाद्य कण है, ठीक है, ये खाद्य कण है। तो सबसे पहले वो क्या करता है, वो यहाँ पे एक अंगुली जैसी संरचना बना लेता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक ऐसे अंगुली जैसी संरचना बना लेता है, यानी कि जब वो खाद्य कण को देखता है, ठीक है, तो वो अपनी एक अंगुली जैसी संरचना बना लेता है। उस संरचना को बोला जाता है पादाप या कूटपाद। ये देखिए, पादाप या कूटपाद। अब करता क्या है कि वो भोजन को पादाप की सहायता से घेर लेता है, यानी ये यहाँ पे उसने अपना भोजन देखा, यहाँ पे ऐसी संरचना बना करके वो क्या करेगा, इसको घेर लेगा, यानी कि भोजन को उसके अंदर ला देगा। अब इसके बाद क्या करेगा कि ये जो आपका पादाप या कूटपाद है वो यहाँ पे उसकी सहायता से पूरे भोजन को वो घेर लेगा। और जब भोजन को घेर लेगा तो क्या बनेगा, खाद्य रिक्तिका का निर्माण करता है। यानी कि यहाँ पे देखिए, ये जो है खाद्य रिक्तिका का निर्माण होता है। अब इस खाद्य रिक्तिका का क्या काम है कि ये जो खाद्य रिक्तिका होती है वो जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में करती है। यानी कि ये जो खाद्य रिक्तिका हो गया, यानी कि यहाँ पे उसने खाद्य रिक्तिका बना दिया। अब इसमें वो कुछ एंजाइम के माध्यम से, यानी कि उसमें कुछ एंजाइम स्रावित करेगा, उसके माध्यम से जो आपका मतलब यानी कि जो उसने आहार लिया है उसको उसका विघटन कर देगा। यानी कि वो जटिल रहेगा, जटिल अणुओं से मिलकर बना होगा और उसका विघटन करके वो उसको सरल अणुओं में तोड़ देता है। अब जब वो वहाँ पे सरल अणुओं में उसको तोड़ देगा तो जो उसका यानी उसके पोषण के योग्य है, ठीक है, यानी कि जिसका विघटन हो गया उसको वो पूरा अपने बॉडी में पूरे चारों तरफ विस्तृत कर देगा। लेकिन उसके बाद भी कुछ अपच बच जाता है, ठीक है, यानी कि कुछ इसमें अपच बच जाता है कि यानी कि जिसका वो यूज नहीं करना चाहता, यानी कि जिसका यूज उसके लिए नहीं है, तो उसको क्या करता है कि वो जो होता है धीरे धीरे इन कोशिकाओं की तरफ विस्तृत हो जाते हैं। यानी कि जो कोशिकाएं हैं, जो अपच बचता है धीरे धीरे कोशिकाओं की तरफ बढ़ने लगते हैं और इस कोशिकाओं के माध्यम से ही वो शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका अमीबा में पोषण।